सलोनी नाबालिग थी और सुदीप 19 साल का। दोनों की फेसबुक पर दोस्ती हुई तो तथाकथित प्यार के नाम पर पश्चिम बंगाल के मालदा और लखनऊ की दूरियां सिमट गईं और सुदीप लखनऊ आ गया। इसके बाद जो हुआ उसने दो परिवारों को बर्बाद कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल ठाकरे आपका अपने इस परिवार में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप अपने इस परिवार में नए हैं या अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। साथ ही साथ दोस्तों, कहानी में लास्ट तक बने रहे और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही चैनल पर एक नया कंटेंट शुरू कर रहा हूं, इसमें आपके जो भी कमेंट होंगे उनका जवाब वीडियो के लास्ट में जरूर दिया जाएगा, तो दोस्तों कमेंट जरूर करें। क्योंकि मेरा अभी यह चैनल नया है इसलिए मुझे आपके सहयोग की बहुत ज्यादा जरूरत है, कृपया अपना सहयोग बनाए रखें। तो चलिए दोस्तों, अब आपका समय नहीं लेते और जानते हैं आज की क्राइम की कहानी। सलोनी नाबालिग थी और सुदीप 19 साल का। दोनों की फेसबुक पर दोस्ती हुई तो तथाकथित प्यार के नाम पर पश्चिम बंगाल के मालदा और लखनऊ की दूरियां सिमट गईं और सुदीप लखनऊ आ गया। इसके बाद जो हुआ उसने दो परिवारों को बर्बाद कर दिया। रोमिला अपनी बेटी सलोनी के साथ लखनऊ के इंदिरा नगर मोहल्ले में रहती थी। उसका 3 मंजिल का मकान था। पहली दोनों मंजिलों पर रहने के लिए कमरे थे और तीसरी मंजिल पर गोदाम बना था जहां कबाड़ और पुरानी चीजें रखी रहती थीं। ईसाई समुदाय की रोमिला मूलतः सुल्तानपुर जिले की रहने वाली थी। उसने जॉन स्विन से प्रेम विवाह किया था। सलोनी के जन्म के बाद रोमिला और जॉन स्विन के संबंध खराब हो गए। रोमिला ने घुट-घुट कर जीने के बजाय अपने पति जॉन स्विन से तलाक ले लिया। इसी बीच रोमिला को लखनऊ के सरकारी अस्पताल में टेक्नीशियन की नौकरी मिल गई। वेतन ठीक ठाक था, इसलिए वह अपनी आगे की जिंदगी अपने खुद के बूते पर गुजारना चाहती थी। स्विन से प्यार, शादी और फिर तलाक ने रोमिला की जिंदगी को बहुत बोझिल बना दिया था। कम उम्र की तलाकशुदा महिला का समाज में अकेले रहना सरल नहीं होता। इस बात को ध्यान में रखते हुए रोमिला ने अपने को धर्मकर्म की बंदिशों में उलझा लिया। समय गुजर रहा था, बेटी बड़ी हो रही थी। रोमिला अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर बड़ा बनाना चाहती थी, क्योंकि अब उसका भविष्य वही थी। सलोनी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी, पढ़ने में होशियार। रोमिला ने लाड़ प्यार से उसकी परवरिश लड़कों की तरह की थी। सलोनी भी खुद को लड़कों की तरह समझने लगी थी। वह जिद्दी स्वभाव की तो थी ही, गुस्सा भी खूब करती थी। जन्म के समय ही कुछ परेशानियों के कारण सलोनी के शरीर के दाएं हिस्से में पैरालिसिस का अटैक पड़ा था, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ उसका असर करीब खत्म हो गया था। सलोनी बॉब कट बाल रखती थी। उसकी उम्र हालांकि 15 साल थी, पर वह अपनी उम्र से बड़ी दिखाई देती थी। वह लड़कों की तरह टी शर्ट पैंट पहनती थी। सलोनी के साथ पढ़ने वाले लड़के लड़कियां स्मार्टफोन इस्तेमाल करते थे। सलोनी ने भी मां से जिद करके स्मार्टफोन खरीदवा लिया। रोमिला जानती थी कि आजकल के बच्चे मोबाइल पर इंटरनेट लगाकर फेसबुक और व्हाट्सएप जैसी साइटों का इस्तेमाल करते हैं, जो सलोनी जैसी कम उम्र लड़की के लिए ठीक नहीं है। लेकिन इकलौती बेटी की जिद के सामने उसे झुकना पड़ा। रोमिला सुबह 8 बजे अस्पताल जाती थी और शाम को 4 बजे लौटती थी। सलोनी भी सुबह 8 बजे स्कूल चली जाती थी और 2 बजे वापस आती थी। कठिन जीवन जीने के लिए रोमिला ने बेड की जगह घर में सीमेंट के चबूतरे बनवा रखे थे। मां बेटी बिस्तर डालकर इन्हीं चबूतरों पर सोती थीं। रोमिला को अस्पताल से 45,000 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलता था। इसके बावजूद मां बेटी का खर्च बहुत कम था। रोमिला जो खाना बनाती थी वह कई दिन तक चलता था। मोबाइल फोन लेने के बाद सलोनी ने इंटरनेट के जरिए अपना फेसबुक पेज बना लिया था। वह अक्सर अपने दोस्तों से चैटिंग करती रहती थी। इसी के चलते उसके कई नए दोस्त बन गए थे। उसके इन्हीं दोस्तों में से एक था पश्चिम बंगाल के मालदा का रहने वाला सुदीप दास। 19 साल का सुदीप एक प्राइवेट फैक्ट्री में काम करता था। उसके घर की हालत ठीक नहीं थी। उसका पिता सुधीर दास मालदा में मिठाई की एक दुकान पर काम करता था, जबकि मां कावेरी घरेलू महिला थी। उसका छोटा भाई राजदीप कोई काम नहीं करता था। सुदीप और उसके पिता की कमाई से ही घर का खर्च चलता था। सुदीप और सलोनी के बीच चैटिंग के माध्यम से जो दोस्ती हुई धीरे धीरे प्यार तक जा पहुंची। नासमझी भरी कम उम्र का तकाजा था। चैटिंग करते करते सुदीप और सलोनी एक दूसरे के प्यार में पागल से हो गए। स्थिति यह आ गई कि सुदीप सलोनी से मिलने के लिए बेचैन रहने लगा। दोनों के पास एक दूसरे के मोबाइल नंबर थे, सो दोनों खूब बातें करते थे। मोबाइल पर ही दोनों की मिलने की बात तय हुई। सितंबर 2013 में सुदीप सलोनी से मिलने लखनऊ आ गया। सलोनी ने सुदीप को अपनी मां से मिलवाया।
रोमिला बेटी को इतना प्यार करती थी कि उसकी हर बात मानने को तैयार रहती थी। 2 दिन लखनऊ में रोमिला के घर पर रहकर सुदीप वापस चला गया। अक्टूबर में सलोनी का बर्थडे था। उसके बर्थडे पर सुदीप फिर लखनऊ आया। अब तक सलोनी ने सुदीप से अपने प्यार की बात मां से छिपा कर रखी थी, लेकिन इस बार उसने अपने और सुदीप के प्यार की बात रोमिला को बता दी। सलोनी और सुदीप दोनों की ही उम्र ऐसी नहीं थी कि शादी जैसे फैसले कर सके, इसलिए रोमिला ने दोनों को समझाने की कोशिश की, ऊंच नीच दुनियादारी के बारे में बताया, लेकिन सुदीप और सलोनी पर तो प्यार का भूत चढ़ा था। रोमिला को इनकार करते देख सुदीप बड़े आत्मविश्वास से बोला, आंटी आप चिंता न करें, मैं सलोनी का ख्याल रख सकता हूँ। मैं खुद भी नौकरी करता हूँ और मेरे पिताजी भी। हमारे घर में भी कोई कुछ नहीं कहेगा। बातचीत के दौरान रोमिला सुदीप के बारे में सब कुछ जान गई थी, इसलिए सोच विचार कर बोली, देखो बेटा, तुम्हारी सारी बातें अपनी जगह सही हैं। मुझे इस रिश्ते से भी कोई ऐतराज नहीं है, पर मैं ये रिश्ता तभी स्वीकार करूंगी जब तुम कोई अच्छी नौकरी करने लगोगे। आजकल 10-5 हजार की नौकरी में घर परिवार नहीं चलते। अभी तुम दोनों में बचपना है। ठीक है आंटी, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन आप वादा करिए कि आप उसे मुझसे दूर नहीं करेगी। जब मैं कुछ बन जाऊंगा तो सलोनी को अपनी बनाने आऊंगा। सुदीप ने फिल्मी हीरो वाले अंदाज में रोमिला से अपनी बात कही। इस बार सुदीप सलोनी के घर पर 1 सप्ताह तक रहा। इसी बीच रोमिला ने सुदीप से स्टाम्प पेपर पर लिखवा लिया कि वह किसी लायक बन जाने के बाद ही सलोनी से शादी करेगा। इसके बाद सुदीप अपने घर मालदा चला गया, लेकिन लखनऊ से लौटने के बाद उसका मन नहीं लग रहा था। जवानी में, खासकर चढ़ती उम्र में, महबूबा से बड़ा दूसरा कोई दिखाई नहीं देता। काम धाम, भूखा प्यास, घर परिवार सब बेकार लगने लगते हैं। सुदीप का भी कुछ ऐसा ही हाल था। उसकी आंखों के सामने सलोनी का गोल गोल सुंदर चेहरा और बोलती हुई आंखें घूमती रहती थीं। वह किसी भी सूरत में उसे खोने के लिए तैयार नहीं था। जब नहीं रहा गया तो 10 दिसंबर 2013 को सुदीप वापस लखनऊ आया और रोमिला को बहका फुसलाकर सलोनी को मालदा घुमाने के लिए साथ ले गया। हालांकि सलोनी की मां रोमिला इसके लिए कतई तैयार नहीं थी, लेकिन सलोनी ने उसे मजबूर कर दिया। दरअसल मां के प्यार ने उसे इतना जिद्दी बना दिया था कि वह कोई बात सुनने को तैयार नहीं होती थी। रोमिला के लिए बेटी ही जीने का सहारा थी। वह उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी, इसलिए वह सलोनी की जिद के आगे झुक गई। करीब 2.5 माह तक सलोनी सुदीप के साथ मालदा में रही। मार्च 2014 में सलोनी वापस आ गई। सुदीप भी उसके साथ आया था। बेटी का बदला हुआ स्वभाव देखकर रोमिला को झटका लगा। सलोनी उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। पति से अलग होने के बाद रोमिला ने सोचा था कि वह बेटी के सहारे अपना पूरा जीवन काट लेगी। अब वह बेटी के दूर जाने की कल्पना मात्र से बुरी तरह घबरा गई थी, लेकिन हकीकत वह नहीं थी जो रोमिला देख या समझ रही थी। सच ये था कि सलोनी का मन सुदीप से उचट गया था। उसका झुकाव यश नाम के एक अन्य लड़के की ओर होने लगा था, जबकि सुदीप हर हाल में सलोनी को पाना चाहता था। वह कई बार उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर चुका था। ये बात मां बेटी दोनों को नागवार गुजरने लगी थी। रोमिला ने अस्पताल से 1 मार्च 2014 से 31 मार्च तक की छुट्टी ले रखी थी। उसने अस्पताल में छुट्टी लेने की वजह बेटी की परीक्षाएं बताई थी। 7 अप्रैल 2014 की सुबह रोमिला के मकान के पड़ोस में रहने वाले रंजीत सिंह ने थाना गाजीपुर आकर सूचना दी कि बगल के मकान में बहुत तेज बदबू आ रही है। उन्होंने ये भी बताया कि मकान मालकिन रोमिला काफी दिनों से घर पर नहीं है। सूचना पाकर एसओ गाजीपुर नोवेंद्र सिंह सिरोही, सीनियर इंस्पेक्टर रामराज कुशवाहा और सिपाही अरुण कुमार सिंह रोमिला के मकान पर पहुंच गए। देखने पर पता चला कि मकान के ऊपर के हिस्से में बदबू आ रही थी। पुलिस ने फोन करके मकान मालकिन रोमिला को बुला लिया। वहां उसके सामने ही मकान खोलकर देखा गया तो पूरा मकान गंदा और रहस्यमय सा नजर आया। सिपाही अरुण कुमार और एसएसआई रामराज कुशवाहा तलाशी लेने ऊपर वाले कमरे में पहुंचे तो कबाड़ रखने वाले कमरे में एक युवक की सड़ी गली लाश मिली। पुलिस ने रोमिला से पूछताछ की तो उसने बताया कि वह लाश मालदा, पश्चिम बंगाल के रहने वाले सुदीप दास की है। वह उसकी बेटी सलोनी का प्रेमी था और उससे शादी करना चाहता था। जब सलोनी ने इनकार कर दिया तो सुदीप ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। रोमिला ने आगे बताया कि इस घटना से वह बुरी तरह डर गई थी। उसे लग रहा था कि हत्या के इल्जाम में फंस जाएगी, इसलिए वह घर को बंद करके फरार हो गई थी। पुलिस ने रोमिला से नंबर लेकर फोन से सुदीप के घर संपर्क किया और इस मामले की पूरी जानकारी उसके पिता को दे दी, लेकिन उसके घर वाले लखनऊ आकर मुकदमा कराने को तैयार नहीं थे। कारण ये कि वे लोग इतने गरीब थे कि उनके पास लखनऊ आने के लिए पैसा नहीं था।
इस पर एसओ गाजीपुर ने अपनी ओर से मुकदमा दर्ज करके इस मामले की जांच शुरू कर दी। प्राथमिक कार्रवाई के बाद सुदीप की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। 8 अप्रैल 2014 को सुदीप की लाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जो सच सामने आया वह चौंका देने वाला था। इस बीच सलोनी भी आ गई थी। रोमिला और उसकी बेटी सलोनी ने अपने बयानों में कई बातें छिपाने की कोशिश की थी, लेकिन उनके अलग अलग बयानों ने उनकी पोल खोल दी। एसपी ट्रांसे गोमती हबीबुल हसन और सीओ गाजीपुर विशाल पांडेय पुलिस विवेचना पर नजर रख रहे थे, जिससे इस पूरे मामले का बहुत जल्दी पर्दाफाश हो गया। मामबेटी से पूछताछ के बाद जो कहानी सामने आई वह कुछ इस तरह थी। 13 मार्च 2014 की रात को सलोनी अपने कमरे में किसी से फोन पर बात कर रही थी। इसी बीच सुदीप उससे झगड़ने लगा। वह गुस्से में बोला, मैंने मामबेटी दोनों को कितनी बार समझाया है कि मुझे खीर में इलायची डालकर खाना पसंद नहीं है, लेकिन तुम लोगों पर मेरी बात का कोई असर नहीं होता। उसकी इस बात पर सलोनी को गुस्सा आ गया। उसने सुदीप को लताड़ा, तुम मां से झगड़ने के बहाने तलाश करते रहते हो, बेहतर होगा तुम यहां से चले जाओ। मैं तुमसे किसी तरह की दोस्ती नहीं रखना चाहती। ऐसे कैसे चला जाऊं? मैंने स्टाम्प पेपर पर लिख कर दिया है, तुम्हें मेरे साथ ही शादी करनी होगी। बस तुम 18 साल की हो जाओ, तब तक मैं कोई अच्छी नौकरी कर लूंगा और फिर तुमसे शादी करके तुम्हें साथ ले जाऊंगा। अब तुम्हारी मां चाहे भी तो तुम्हारी शादी किसी और से नहीं करा सकती। सुदीप ने भी गुस्से में जवाब दिया, मेरी ही मती मारी गई थी जो तुम्हें इतना मुंह लगा लिया। कहकर सलोनी ऊपर चली गई। वहां उसकी मां पहले से दोनों का लड़ाई झगड़ा देख रही थी। सुदीप, तुम मेरे घर से चले जाओ, रोमिला ने बेटी का पक्ष लेते हुए चेतावनी भरे शब्दों में कहा तो सुदीप उससे भी लड़ने झगड़ने लगा। यह देख मामबेटी को गुस्सा आ गया। सुदीप भी गुस्से में था। उसने मामबेटी के साथ मारपीट शुरू कर दी। जल्दी ही वह दोनों पर भरी पड़ने लगा। तभी रोमिला की निगाह वहां रखी हॉकी स्टिक पर पड़ी। रोमिला ने हॉकी उठाकर पूरी ताकत से सुदीप के सिर पर वार किया। एक दो नहीं कई बार, एक साथ कई वार होने से सुदीप की वहीं गिरकर मौत हो गई। सुदीप की मृत्यु के बाद मामबेटी दोनों ने मिलकर उसकी लाश को बोरे में भरकर कबाड़ वाले कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद अगली सुबह दोनों घर पर ताला लगाकर गायब हो गईं। पुलिस को उलझाने के लिए रोमिला ने बताया कि वह ये सोचकर डर गई थी कि सुदीप का भूत उसे परेशान कर सकता है, इसलिए वे दोनों हवन कराने के लिए हरिद्वार चली गई थीं। सलोनी ने भी 14 मार्च को अपनी डायरी में लिखा था, आत्माओं ने सुदीप को मार डाला। हम फेसबुक पर एक दूसरे से मिले थे। आत्माओं के पास लेजर जैसी किरणें हैं, वह हमें नष्ट कर देंगी, आत्माएं हमें फंसा देंगी। सलोनी ने इस तरह की और भी तमाम अनापशनाप बातें डायरी में लिखी थीं। रोमिला भी इसी तरह की बातें कर रही थी। पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि मामबेटी हरिद्वार वगैरह कहीं नहीं गई थी, बल्कि दोनों लखनऊ में इधर उधर भटक कर अपना समय गुजारती रही थी। वे समझ नहीं पा रही थी कि इस मामले को कैसे सुलझाएं, क्योंकि सुदीप की लाश घर में पड़ी थी। बहरहाल उसकी लाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इस बात का खुलासा हो गया था कि मामला आत्महत्या का नहीं बल्कि हत्या का था। गाजीपुर पुलिस ने महिला दारोगा नीतू सिंह, सिपाही मंजू द्विवेदी और उषा वर्मा को इन मामबेटी से राज कबूलवाने पर लगाया। जब उन्हें बताया गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सुदीप की मौत का कारण सिर पर लगी चोट को बताया गया है, तो वे टूट गईं। दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। रोमिला की निशानदेही पर हॉकी स्टिक भी बरामद हो गई। 8 अप्रैल 2014 को पुलिस ने मां रोमिला को जेल और उसकी नाबालिग बेटी सलोनी को बाल सुधार गृह भेज दिया। जो भी जैसे भी हुआ हो, लेकिन सच यह है कि फेसबुक की दोस्ती की वजह से सुदीप का परिवार बेसहारा हो गया है। पुलिस उसके परिवार को बार बार फोन करके लखनऊ आकर बेटे का दाह संस्कार कराने के लिए कह रही थी, लेकिन वे लोग आने को तैयार नहीं थे। सुदीप की लाश लखनऊ मेडिकल कॉलेज के शवगृह में रखी थी। एसओ गाजीपुर नोवेंद्र सिंह सिरोही ने सुदीप के पिता सुधीर दास को समझाया और भरोसा दिलाया कि वह लखनऊ आए, वे उनकी पूरी मदद करेंगे। पुलिस का भरोसा पाकर सुदीप का पिता सुधीर दास लखनऊ आया। बेटे की असमय मौत ने उसका कलेजा चीर दिया था। सुधीर दास पूरे परिवार के साथ लखनऊ आना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसा नहीं था, इसलिए परिवार का कोई सदस्य उसके साथ नहीं आ सका। वह खुद भी पैसा उधार लेकर आया था। सुधीर दास की हालत ये थी कि बेटे के दाह संस्कार के लिए भी उसके पास पैसा नहीं था। जवान बेटे की मौत से टूट चुका सुधीर दास पूरी तरह से बेबस और लाचार नजर आ रहा था। उनकी हालत देखकर गाजीपुर पुलिस ने अपने स्तर पर पैसों का इंतजाम किया और सुदीप का क्रियाक्रम भैंसाकुंड के इलेक्ट्रिक शवदाह गृह पर किया। सुदीप की अभागी मां कावेरी और भाई राजदीप तो उसे अंतिम बार देख भी नहीं सके।
क्रियाकर्म के बाद पुलिस ने ही सुधीर के वापस मालदा जाने का इंतजाम कराया। गरीबी से लाचार यह पिता बेटे की हत्या करने वाली मां बेटी को सजा दिलाने के लिए मुकदमा भी नहीं लड़ना चाहता। अनजान से मोहब्बत और उससे शादी की जिद ने सुदीप की जान ले ली। सुदीप अपने परिवार का इकलौता कमाओ बेटा था। उसके जाने से पूरा परिवार पूरी तरह से टूट गया है। सलोनी और सुदीप की एक गलती ने दो परिवारों को तबाह कर दिया है। दोस्तों, कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। उम्मीद है कि कहानी में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको अटपटा लगा हो। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर कल एक नई क्राइम की सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।